Good morning and welcome back to the online classes conducted by your school. My dear students, how are you? I hope you are fine. Dear students, we are reading your English book, The Honeydew, and we have completed 2 chapters and a poem. Today we will going to discuss the third chapter, The Glimpse of the Past. अतीत की कुछ झलकियाँ. ग्लिम्स होता है झलकियाँ. अतीत के बारे में आज इस चैप्टर के माध्यम से हम जानेंगे. हालांकि आपने भारत का इतिहास काफ़ी पढ़ा है और आप अच्छे से वाकिफ़ हैं कि किस प्रकार जो आज़ादी के संघर्ष की कहानी थी, जो इतिहास था, वो हमारा कितना रोंगटे खड़े कर देने वाला है. सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक ब्रिटेन की कंपनी थी, व्यापार की खातिर भारत में आई थी और कालीकट की बंदरगाह पर इन्होंने यहाँ के राजा से व्यापार की इजाज़त मांगी थी. और फिर इन्होंने देखा कि यहाँ के छोटे छोटे रजवाड़े आपस में फूट है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं. तो इसका फूट का फ़ायदा उठा करके उन्होंने पहले तो बंगाल के कुछ इलाकों पर अपना कब्ज़ा किया और फिर इसी फूट के सहारे अगले 100 सालों में इन्होंने पूरे देश पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कब्ज़ा कर लिया. आज इस चैप्टर में हम बताएंगे कि उनकी क्या नीतियाँ रहीं, किस प्रकार उन्होंने भारत व्यापारी से और वो शासक बने और उनके शासनकाल में, कंपनी के शासनकाल में भारत की स्थिति कितनी ख़राब हो गई, उसके कारण क्या थे और फिर किस प्रकार आज़ादी का बिगुल बजा और 1857 में एक भयंकर विद्रोह हुआ जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है. 1857 का विद्रोह कहा जाता है. तब तक की कुछ झलकियाँ चित्रों के माध्यम से आपके सामने इस चैप्टर में दिखाई गई हैं और आपने आकलन करना है, आइडिया लगाना है, देखना है कि ये चित्र हमें क्या बता रहे हैं. ये चित्र अपने आप में कुछ हमें बता रहे हैं, तो ध्यान से आप जब चित्रों को देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा और साथ में अपने इतिहास की झलक भी आपको देखने को मिलेगी. बिफोर यू रीड, इस पाठ को पढ़ने से पहले हमें क्या जानना है. ग्लिम्स ऑफ द पास्ट पाठ का नाम है अतीत की झलकियाँ. हेयर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्स. पिक्टोरियल क्या होता है? पिक्चर से बना है ये, सचित्र, और ग्लिम्स मीन झलकियाँ. यहाँ पर कुछ सचित्र झलकियाँ हैं ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री. हमारे देश के इतिहास की कुछ सचित्र झलकियाँ दिखाई गई हैं. कब से कब तक की झलकियाँ हैं इस चैप्टर में? फ्रॉम 1757 टू 1857. 1757 से 1857, 100 सालों के इतिहास की कुछ झलकियाँ यहाँ दिखाई गई हैं. दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स. यहाँ पर जो तस्वीरें दिखाई गई हैं और जो स्पीच बबल्स हैं, मतलब कुछ कही गई बातें हैं, स्पीच, कुछ कही गई बातें हैं, विल हेल्प, वे हमारी मदद करेंगी, क्लैरिफाई यूर अंडरस्टैंडिंग, और स्पष्ट कर देंगी और आप समझ जाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्पष्ट हो जाएगी, ऑफ द कंडीशंस, उन हालातों के बारे में समझ जाएंगे, दैट लेड टू द इवेंट, जिन हालातों ने आगे जा कर के उस इवेंट को पैदा किया. इवेंट मीन घटना को पैदा किया. नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857. जिस घटना को हम आज़ादी की प्रथम लड़ाई कहते हैं, उस 1857 की इस घटना को जन्म देने वाली कौन कौन सी कंडीशंस थी, उन कंडीशंस के बारे में भी इन चित्रों के माध्यम से और कुछ स्पीच बबल्स के माध्यम से आप जान पाएंगे. तो सबसे पहला चित्र है, पहला हेडिंग हम लेते हैं, दी मार्टर्स. मार्टर कौन होते हैं? मार्टर होते हैं हमारे शहीद लोग. मार्टर कौन है? जो आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने अपना सर्वा बलिदान दे दिया, अपने प्राणों की आहुति लगा दी, उनको हम मार्टर कहते हैं, शहीद कहते हैं. एट ए फंक्शन इन दिल्ली. आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये दिल्ली के एक फंक्शन का चित्र है. इस चित्र में आपको जो जो लोग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आप जिस लेडी को खड़ा हुआ देख रहे हैं, ये गाना गा रही है. ये लता मंगेशकर हैं, हमारी प्रसिद्ध गायिका देश की. और इस चित्र में जो लाल किले पर का ये चित्र है और यहाँ पर हमारे उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बैठे हैं, उस समय के रक्षा मंत्री लाल बहादुर शास्त्री बैठे हैं और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी भी इस चित्र में आपको दिखाई दे रही हैं. तो उस समय ये जो गाना है, इसकी पहली 1-2 लाइनें हैं जो लता मंगेशकर के गाने की, जो बड़ा प्रसिद्ध गाना है, आपने बार बार सुना है. और ख़ासकर 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन तो हमें इस गाने को सुनना बड़ा अच्छा लगता है.
तो गाने के पहले बोल क्या हैं? ओ माई कंट्री मैन, ओ ए मेरे देशवासियों, लेट यूअर आइज़ फिल विद टीयर्स, अपनी आँखों में आंसू भर लो, एज यू रिकॉल दी सेक्रीफाइसेस, और याद करो उन बलिदानों को, ऑफ इंडियन मार्टर्स, भारत के शहीदों के बलिदानों को याद करो। तो आपने ये ज़रूर गाना सुना होगा, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो ये गाना लता मंगेशकर ने गाया था, और तब जा कर के हमें ये आज़ादी के बाद की का चित्र है ये। नेक्स्ट जो चित्र हम देख रहे हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी विजय यात्रा पढ़ेंगे हम। कॉन्क्वेस्ट होते हैं विजय, कहाँ कहाँ उन्होंने कैसे जीत प्राप्त की, और 1757 से 1849 तक कंपनी ने जो जीतें प्राप्त की वो इन चित्रों में दिखाई गई हैं। विद द सुपीरियर वेपन्स, कंपनी के पास बड़े ही उत्तम वेपन्स थे। वेपन्स मीन औजार, हथियार भी हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि कंपनी की जो नीतियाँ थीं, कंपनी का जो व्यवहार था, उनकी जो कुष्ठ चालें थीं वो बड़ी ही सुपीरियर थी। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी ये एक्सटेंडेड, बढ़ा रही थी इट्स पावर, अपनी ताकत बढ़ा रही थी अपनी इन कुटिल नीतियों से, अपने इन सुपीरियर वेपन्स से इन 18th सेंचुरी इन इंडिया। भारत में 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी इन कुटिल चालों द्वारा, अपने इन सुपीरियर हथियारों द्वारा जो है कंपनी ने अपना एक्सटेंड, फैलाव जो है किया, अपना क्षेत्र बढ़ाती जा रही थी। देखिए इंडिया 1765 में इंडिया कैसा था, ये जो येलो कलर है ये सब इंडियन राजा हैं, ये भारत का मैप है, और भारत में जितना भी येलो कलर है ये सारा स्वतंत्र देश है। केवल जो गुलाबी रंग है इसमें ब्रिटिश टेरिटरी हैं, ये गुलाबी रंग है, वहाँ पर अभी 1765 में अंग्रेज़ी कंपनी का शासन हुआ था। बाकी जो आप देख रहे हैं वो सारा अभी स्वतंत्र है। तो धीरे धीरे आकर के फिर ये चित्र हम लास्ट में भी देखेंगे कि पूरे देश पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत हो गई थी। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, अब जो बॉक्स में बातें हैं वो हमारे मन की सोच है, लेखक के मन की सोच है। देखिए इंडियन प्रिंसेस, भारत के जो राजकुमार थे, वर शॉर्ट साइटेड, शॉर्ट साइटेड के कौन होते हैं? कम दूर की देखने वाले, मतलब वो दूर आभासी नहीं थे। भारत के जो प्रिंस लोग थे, भारत के जो राजा लोग थे, वे ज़्यादा दूर की सोचने वाले नहीं थे, वे ज़्यादा दूरदर्शी नहीं थे, अदूरदर्शी थे वे लोग, क्योंकि उन्होंने आगे की नहीं सोची, बस आपस में लड़ते रहे। दूसरे को हराने के लिए कंपनी का सहारा लिया, फिर उसको हराने के लिए फिर कंपनी का सहारा उसने लिया। तो इस प्रकार इन्होंने दूर की नहीं सोची कि ये कंपनी एक दिन इतनी पावरफुल हो जाएगी कि पूरे देश पर इनका शासन हो जाएगा, ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे। तो ये अल्पदृष्टि वाले लोग थे। दैट अपस्टार्ट राजा, वाह का मतलब है वाह, वाह, दैट अपस्टार्ट राजा, इसका मतलब क्या हुआ? एक राजा है, आप देख रहे हैं, वो कह रहा है अपने मंत्रियों से कि जो है वो जो राजा है वो बड़ा उद्दंडी है। अपस्टार्ट है वो राजा, बड़ा उद्दंडी है, उसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। कॉल दी इंग्लिश मर्चेंट्स, बुलाओ अंग्रेज़ व्यापारियों को, हम उनकी मदद लेकर के उस राजा को हराएंगे। दे विल हेल्प मी, अंग्रेज़ व्यापारी मेरी मदद करेंगे। टू डिफीट हिम, इस उद्दंडी राजा को हराने में मेरी मदद अंग्रेज़ व्यापारी करेंगे। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ कंपनी की सहायता लेकर के एक राजा ने अपने पड़ोसी राजा को हराया। इन्होंने ज़्यादा आगे की नहीं सोची कि एक दिन तुम्हें भी हारना पड़ेगा और धीरे धीरे ये कंपनी तुम्हारे शासन को भी हड़प लेगी। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, इस समय ऐसा माहौल था कि देश में कोई शांति नहीं थी। पीपल हैड नो पीस, लोगों के मनों में कोई शांति नहीं थी। ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट, क्योंकि लगातार, कंस्टेंट में निरंतर, फाइट्स में इस प्रकार की लड़ाइयाँ हो रही थी। कभी कोई राजा कंपनी की मदद लेकर के अपने पड़ोसी को हरा रहा था, कभी दूसरा राजा अपनी कंपनी की मदद लेकर के अपने पड़ोसी को हरा रहा था। मतलब फूट डल चुकी थी और भारतीयों को ही हरा रहे थे कंपनी की मदद लेकर के। नेक्स्ट हम देख रहे हैं दी रिवाइवरीज। रिवाइवल क्या होता है? रिवाइवरी होता है दुश्मनी। हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो दुश्मनी थी राजाओं की आपस की दुश्मनी, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की बड़ी मदद की।
एंड इट कुड ईजिली सबड्यूड, और इस कंपनी ने बड़े ही आसानी से हड़प लिया इंडियन प्रिंसेस, अंग्रेज़ जो भारतीय जो कुमार थे उनके राजपाट हड़प लिए वन बाय वन, एक एक करके इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के जो राजा थे उन राजाओं को हरा दिया। ऐसी जो निरंतर लड़ाइयाँ हुई उसमें देश में शांति नहीं थी, और देसी राजाओं के बीच आपसी दुश्मनी के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की ने ऐसे लोगों की सहायता की और एक एक करके सभी राजाओं को आसानी से सबड्यूड कर दिया, दमन कर दिया। आगे देखेंगे अगला चित्र जो है वो आप इसको फेमस चित्र है, ये ज़रूर पहचानते होंगे। ये टोपी वाला कौन है? तात्या टोपे हैं। तात्या टोपे हैं ए फार सीइंग रूलर। तात्या टोपे क्या थे? एक दूरदृष्टि वाले राजा थे, दूर की देख रहे थे कि आने वाले समय में हम सब गुलाम हो जाएंगे। लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर, ये मैसूर का बहादुर टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासन था? वो शासक था मैसूर का था। फोर्ट, ये लड़ा, इसने लड़ाई लड़ी द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के साथ, टिल ही डाइड फाइटिंग, और आखिर में ये लड़ते लड़ते ही शहीद हो गया। जो आपने पढ़ा होगा तात्या टोपे के बारे में, आपने पढ़ा होगा, ये मैसूर के बड़े ही बहादुर राजा थे, मैसूर के बड़े ही, इसके बारे में आपने शायद किताबों में पढ़ा भी होगा। तात्या टोपे के बारे में बड़े ही मशहूर और बड़े ही बहादुर राजा थे जो अंग्रेज़ों के साथ लगातार लड़ते रहे थे, है ना। तो आगे देखिए, नेक्स्ट है थैंक गॉड देयर इज़ पीस। अब देखो इस चित्र में देखो आम पब्लिक है, ये क्या कह रही है, और इसमें एक राजा भी बैठा हुआ है। दूसरे राजा को हराने के बाद क्या सोच है इन लोगों की, पब्लिक क्या सोच रही है? थैंक गॉड, शुक्र है भगवान का, देयर इज़ पीस इन दी कंट्री नाउ, अब देश में शांति छा गई है, अब देश में शांति है, युद्ध बंद हो गए हैं। नो मोर वार्स, अब और युद्ध नहीं हो रहे हैं। एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, और अब ठगों द्वारा लूटपाट नहीं हो रही है। इट इज़ गॉड सेंट दी ब्रिटिश। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ये भगवान ने अंग्रेज़ों को हमारी मदद के लिए भेजा है, लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। उसके बाद एक कह रहा है आवर डेस्टिनी, हमारा जो भाग्य है, इज़ लिंक्ड विद दैम, अंग्रेज़ों के साथ लिंक्ड है, हमारी किस्मत में अंग्रेज़ों का साथ लिखा है। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट, जब कंपनी ने इतनी जीतें की, कंपनी ने धीरे धीरे करके बहुत से राजाओं को हरा दिया और कंपनी की जीत लगातार चल रही थी, ऐसे में लोगों की क्या मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि भगवान का शुक्र है कि इस प्रकार से हमारे देश में अब शांति छा जाएगी और अब लूटपाट और लड़ाइयाँ नहीं होंगी। एक कह रहा है ये जो अंग्रेज़ हैं ये भगवान ने हमारे लिए भेजे हैं। दूसरा कह रहा है कि हमारी जो किस्मत है ये अंग्रेज़ों के साथ ही बंधी हुई है, जुड़ी हुई है। अब दूसरे लोगों को क्या सोच है देखिए, द वाइट मैन हैज़ किल्ड आवर डीथ्रोन्ड आवर किंग्स। एक आदमी कह रहा है कि इन गोरे लोगों ने, वाइट मैन गोरे लोगों ने, हैज़ किल्ड मार डाला है, और डीथ्रोन्ड या सिंहासन से उतार दिया है। थ्रोन होता है सिंहासन, डीथ्रोन्ड में सिंहासन लूट लिया है, हड़प लिया है। आवर किंग्स, हमारे राजाओं का सिंहासन हड़प लिया है। दूसरा कह रहा है सम किंग्स वर नॉट गुड, हालांकि कुछ राजा तो अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल, लेकिन कुल मिला के दे वर ऑफ दिस लैंड, लेकिन थे तो वे हमारे इसी धरती के, इसी भारत के, उनको हरा दिया, उनको मार दिया, ये भी गलत हुआ है। एक कह रहा है नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स, अब हम दास बन चुके हैं। वी हैव बिकम स्लेव्स, अब हम दास बन चुके हैं। ऑफ फॉरनर्स, इन विदेशियों के दास बन चुके हैं। तो अभी आपने देखा, ये 2-3 चित्र आपने देखे, सह चित्र आप स्टोरी को समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से कंपनी का यहाँ पर शासन शुरू हुआ है। नेक्स्ट है ब्रिटिश रूल, कि अंग्रेज़ों का शासन कैसे अब कायम हो गया इंडिया में। पहले चित्र में आपने देखा था कि बंगाल का इलाका थोड़ा बहुत था और कुछ से नॉर्थ ईस्ट का इलाका था जहाँ पर कंपनी का शासन था, बाकी सब पूरे भारत में भारतीय राजाओं के शासन थे। लेकिन अब धीरे धीरे मानचित्र बदलता जा रहा है। क्यों बदलता जा रहा है? क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन, कंपनी का शासन फैलता जा रहा है। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड, जो धार्मिक उस समय के नेता थे देश में जो धार्मिक गुरु थे, रिलीजियस लीडर्स, प्रीच्ड, वो अब शिक्षा देते थे, भाषण देते थे, उपदेश देते थे। आइडियाज़ लाइक अनटच एबिलिटी,
किस प्रकार के उपदेश देते थे? छुआछूत के उपदेश, अनटच एबिलिटी, छुआछूत के उपदेश देते थे। एंड चाइल्ड मैरिज, और बाल विवाह जैसी बुराइयों को बढ़ावा देते थे। देखिए कैसे बढ़ावा दे रहे हैं संत लोग, क्या शिक्षा दे रहा है, क्या प्रीच कर रहा है। एनीवन हु क्रॉसेस द सी, जो भी कोई समुद्र में जाएगा, समुद्र पार करेगा, समुद्र पार जाना, लॉसेज हिज रिलीजन, अपने धर्म को खोना होता है। मतलब समुद्र पार जाएंगे तो हम धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा उस समय लोगों को ये धर्म गुरु सिखाते थे कि समुद्र पार जाना ही नहीं है, समुद्र पार जाते ही हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। एक और संत क्या सिखा रहा है? ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज, इस दुनिया में जितने कष्ट हैं उन सब कष्टों का कारण इज़ ड्यू टू वुमेन, औरतों की वजह से है। तो इस प्रकार की बेकार की शिक्षाएं उस समय के धर्मगुरु दिया करते थे, जिससे हमारा समाज विकृत होता गया। नेक्स्ट देखिए इस चित्र में, द ट्रूथ वाज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट। असली बात तो ये थी कि भारत के लोग अब आत्मविश्वास, आत्मसम्मान खोते जा रहे थे। भारतीयों का देश था, अपना देश था, सोने की चिड़िया थी, विदेशों में बड़ा सम्मान था भारतीयों का, लेकिन अब गुलाम होते जा रहे थे और अपना आत्मसम्मान खोते जा रहे थे। दी ब्रिटिश स्क्रोन्ड देम, और जो अंग्रेज़ लोग थे वे इनका दमन कर रहे थे। अंग्रेज़ जो लोग हैं वे इनका दमन कर रहे थे। स्क्रोन्ड होता है दमन करना। तो दुनिया भर में भारतीयों की जो ख्याति है वो ख़त्म होती जा रही थी, सेल्फ रेस्पेक्ट खोते जा रहे थे, और द ब्रिटिश स्क्रोन्ड देम, और अंग्रेज़ लोग उनको अपमानित कर रहे थे, अंग्रेज़ लोग उनसे नफ़रत कर रहे थे, नफ़रत। देखिए द नेटिव्स आर, नेटिव मीन यहाँ के निवासी मतलब भारतीय, द नेटिव्स आर अनवर्दी, अयोग्य हैं, पात्र नहीं हैं, ऑफ ट्रस्ट, विश्वास करने के पात्र नहीं हैं, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अंग्रेज कह रहा है कि भारतीयों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और ना ही ये ईमानदार हैं, इनकैपेबल असक्षम हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी में। तो अंग्रेज़ बैठे बैठे क्या बात कर रहे हैं कि भारत के लोग विश्वास के पात्र नहीं हैं और ये जो है ईमानदार भी नहीं है। वहाँ पर एक अंग्रेज़ों का गुलाम, एक सेवक खड़ा है भारतीय, वो कह रहा है ट्रू, आप सही कह रहे हो महाराज, योर ऑनर श्रीमान जी, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं तो ईमानदार हूँ, मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए आप चित्र में, बीइंग मर्चेंट्स, मर्चेंट क्या होते हैं? व्यापारी। द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, व्यापारी होने के नाते जो अंग्रेज़ लोग थे, अंग्रेज़ व्यापारी जो थे, वे तुरंत मुनाफा चाहते थे। क्विक मीन तुरंत, प्रॉफिट मीन मुनाफा, अधिक लाभ कमाना चाहते थे। देयर हैवी टैक्सीज, और उन्होंने क्या किया? भारी भरकम टैक्स लगा दिए। फोर्स्ड मीन लगा देना, फार्मर्स, किसानों पर भारी भरकम टैक्स लगा दिए। टू अबंडन देयर फील्ड्स, ताकि वे अपनी ज़मीन छोड़ दें। अबंडन मीन त्यागना। उन्होंने भारतीयों पर इतने भारी टैक्स लगा दिए कि भारतीयों को मजबूर होकर के अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ गई। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, देखो एक किसान है वो कह रहा है, देखिए आपके आदमी, अंग्रेज़ों से कह रहा है, अंग्रेज़ अफसर से, अंग्रेज़ ज़मींदार से, कि आपके आदमी मेरी सारी फसल लेके जा रहे हैं। तो अंग्रेज़ क्या कह रहा है? यू आर स्टिल इन एरियर्स, एरियर मीन बकाया, अभी भी तुम्हारे ऊपर बकाया बाकी है, अभी भी तुम्हें लगान देना बाकी है, अभी भी पूरा लगान नहीं दिया है तुमने, ये फसल लेने के बाद भी पूरा पैसा नहीं उतरा है। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर तुमने अगले हफ्ते तक बकाया नहीं दिया, आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं तुम्हें जेल भेज दूँगा। तो इस तरह आपने देखा कि किसानों पर इतने भारी टैक्स लगा दिए और किसान कुचल दिए गए। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स, इतना होने के बावजूद भी अभी भी अंग्रेज़ लोग लगे हुए थे, इन्वेंटेड, खोज करने में लगे हुए थे, अदर मेथड्स, नए नए तरीके ढूंढ रहे थे, विच गेव देम मोर प्रॉफिट, जिससे उनको अधिकाधिक प्रॉफिट मिल सके। उसके बाद देखिए अंग्रेज़ कह रहा है द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में माल बनता है, गुड्स मीन सामान, मैन्युफैक्चर जो बनता है फैक्ट्रियों में इंग्लैंड की, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी, उन पर इनकम टैक्स, आयकर का टैक्स नहीं लगाना चाहिए। इंपोर्ट क्या होता है? क्रय करना, जो क्रय टैक्स है, मतलब जो यहाँ से वहाँ से इंपोर्ट होकर के आता है भारत में,
एक्सपोर्ट भी क्रय होता है, इंपोर्ट क्रय होता है। तो इन पर जो कर है वो हटा देना चाहिए। वैन ब्रोट इनटू इंडिया, जब ये भारत में आए तो उस सामान पर टैक्स फ्री हो जाना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, इंग्लैंड का बना हुआ माल बिना टैक्स के भारत में आएगा तो बड़ा सस्ता रहेगा, और भारत के कारीगरों का बना हुआ जो माल है वो महंगा हो जाएगा। इसलिए लोग अंग्रेज़ों का ही माल खरीदेंगे, इसलिए उनको टैक्स फ्री कर दिया गया। गुड आइडिया, कहता है बड़ा अच्छा आइडिया है ये। तो दूसरा अंग्रेज़ कहता है द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कानून थे, बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, वे भारतीय उद्योगों को कुचलने लग गए। इंडस्ट्री मीन भारत में उस समय छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, हथकरघा उद्योग थे। इंग्लैंड की ऐसे कानून बनाए इंग्लैंड ने कि भारतीय जो कुटीर उद्योग थे वे ख़त्म हो गए, कुचल दिए गए। इनविटेबली होता है प्रारंभ से, शुरुआत में फैमिन फॉलोड, शुरू में क्या अकाल पड़े। बिटवीन 1822 एंड 1836, और जब 1822 और 1836 के बीच में जो भूखमरी फैली, अकाल पड़े, 15 लाख इंडियंस, तो 15 लाख जो भारत के लोग हैं डाइड, वो मर गए इन अकालों में, ऑफ स्टारवेशन, भूख के कारण। स्टारवेशन होता है भूखमरी के कारण, क्योंकि किसानों के पास अब अनाज ही नहीं बचता था, गरीबी इतनी थी, 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता था, ऊपर से लगान देना, तो भारत के लोग भूखे मरने लगे। और फिर ऐसा अकाल आया, उसमें बारिश वगैरह हुई नहीं, किसानों के पास बिल्कुल फसल नहीं हुई, और तो लगभग उस समय 15 लाख इंडियंस, लगभग 15 लाख भारतीय जो है भूखमरी के कारण मर गए थे। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड, ये कह रहा है, ये जो शिल्पकार है कोई, वो कहता है कि अंग्रेजी जो नीतियां हैं, पॉलिसीज़ रूइंड, उन्होंने बर्बाद कर डाला है। दी एक्सपर्ट, जो हम निर्यात करते थे, आर्टिसियंस, एक्सपर्ट कौन होता है, जो माहिर होता है, जो बड़ा ही एक्सपर्ट होता है। आर्टिसियन क्या होता है, शिल्पकार। जो बड़े अच्छे शिल्पकार थे उनको भी बर्बाद कर दिया अंग्रेजी नीतियों ने। एंड देयर बिजनेस, और उनके बिजनेस को भी बर्बाद कर दिया। तो बेटे आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी जो बचा हुआ है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। ओके बेटे, बाय।